नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पर। तो आज का वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, पता लग गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो आज का जो जेट आईसीआर बीएचयू जो आपका होने वाला है जस्ट एग्जाम, जेट का, आईसीआर का और बीएचयू का, तीनों में से तीनों के लिए ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर है जो मैंने कम से कम 4-4.5 घंटे की मेहनत के बाद तैयार किया है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। और यही नहीं कि ये जेट आईसीआर बीएचयू के लिए ही रामबाण है, बल्कि जो सुपरवाइजर की आ रही है ना, उसके लिए भी इतना ज़्यादा यूजफुल होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो आज प्रॉपर अपन 40 क्वेश्चन है उसमें, मैंने 40 क्वेश्चन बनाए हैं ऑल ओवर एग्रीकल्चर के। बट 40 क्वेश्चन के साथ साथ अपन मतलब प्रॉपर नंबर वाइज क्वेश्चन तो 40 है, बट सोल्व आउट कितने करने वाले हैं? लगभग 100 के अबाउ क्वेश्चन है, 100 से भी ज्यादा मान लो, 150 क्वेश्चन के लगभग। क्योंकि जो वर्ड आ गया है ना इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जितनी भी जानकारी है सारी यहीं की यहीं क्लियर करवाऊंगा मैं। और आपके मतलब ये वीडियो मतलब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि अगर आपने इसको मिस किया ना, सोच सकते हो कि आपने सिलेक्शन मिस किया है, हो सकता है ये। बाकी ऐसा हो ना किसी के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं सच्ची मेहनत कर रहे हैं, आई होप सबका हो। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप सब अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करो और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे रैंक के साथ अचीव करो। क्योंकि आपने मेहनत की है, त्याग किया है, और इतना कुछ करने के बावजूद अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो या कुछ हो रही है, तो ये वीडियो देखकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर देखना है, कोई मतलब दबाव में आके नहीं देखना। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को इसी बार सिलेक्शन करवाना है, मेरे को जीतना है, फिर वो एग्जाम हो चाहे जेट का हो जो 29 को लगने वाला है, या आईसीआर का हो जो 17-18 को लगने वाला है, या फिर बीएचयू का हो या सुपरवाइजर का हो, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को जीतना है और जीतना पड़ेगा, इसमें पास होना पड़ेगा या मेरी सीट निकालनी पड़ेगी, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज एग्रीकल्चर का ये क्या है, मॉडल पेपर है, और इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, मतलब पूरी एग्रीकल्चर को 5-7 बुक्स को एक जगह रख के बहुत मेहनत करके। वैसे बाय द वे बता दूं, मेरी तबीयत खराब थी, बट चलो आपके पास ये जो टाइम है ना, वो बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसको मिस मत करना। फालतू की चीज़ों में मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी पे करो, क्योंकि ये जो टाइम है कम टाइम है, बट इसमें जो खेल गया ना जीत जाएगा। बाकी उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत ही अच्छा स्टडी मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, एक सफेद खाली पेज ले लो, एक पेन ले लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा के देख लो। अगर समझ में नहीं आए कहीं तो पॉज कर लेना, या मेरे को कमेंट करके बता देना, व्हाट्सअप नंबर पे पूछ लेना, कॉल कर लेना, एज यू विश। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। आपके लिए आपका भाई 24 आवर्स रेडी है, ठीक है, बिना कुछ। तो मेरा ये कहना है कि एक सफेद कागज ले लो या पेन ले लो, जो 40 क्वेश्चन प्रॉपर 40 क्वेश्चन ना एग्रीकल्चर के, वो उनमें से आप मेरे को बताओ कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उससे आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितनी एग्रीकल्चर पढ़ी है आपने, या फिर ऐसे ही बोलते हो नहीं एग्रीकल्चर की तो तैयारी है। जिसको भी पूछो नहीं मेरी एग्रीकल्चर की तो फुल तैयारी है, केमिस्ट्री वीक है या फिर बायो में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा पार्ट आएगा आपके बीएचयू में भी, एग्रीकल्चर का, सुपरवाइजर में भी, आईसीआर में भी, और जेट में तो सबको पता है 40-40 आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताओगे कितने क्वेश्चंस राइट है और कैसा लगा वीडियो और कितना यूजफुल हुआ है। हो सकता है आप जब एग्जाम दो ना तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिल भी सकते हैं पेपर में, तीनों एग्जाम में, चारों में से किसी में भी कुछ क्या बहुत कुछ मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे, और जितने भी क्लासमेट्स हैं ना आपके, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, जो भी जो जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूजी, पीजी, किसी भी XYZ एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट क्या 2 सेकंड लगेंगे। लिंक कॉपी करके नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एक बार उनको फॉरवर्ड कर दे, और एक बार रिक्वेस्ट कर दे कि भाई देखे, क्योंकि मैंने 4 घंटे मेहनत किया, आप 2 सेकंड कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप। आपके लिए किया है मैंने, बाकी मेरे जेट की नहीं देनी, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि सरसों में जिप्सम किस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए दिया जाता है? जो सरसों की अपनी फसल है, ब्रेसिका स्पीसीज जिसका नाम, सरसों की फसल में जो जिप्सम दिया जाता है वो किस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए दिया जाता है? कि सरसों की फसल में कौन से पोषक तत्व की कमी हो गई, पोषक तत्व की कमी हो गई जो उसमें जिप्सम दे रहे हैं। तो आई होप आपको सबको आता होगा, ये आपने नोट आउट कर लिया होगा। आपका आंसर लिख लो, मैं सही आंसर बता देता हूँ आपको, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लिख लो। तो ये दिया जाता है सल्फर की पूर्ति के लिए, जो गंधक है ना, जब सल्फर या गंधक की कमी हो जाती है तो क्या दिया जाता है सरसों में, इसकी पूर्ति के लिए जिप्सम। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो तिलहनी फसलें हैं ना, तिलहनी,
उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है तेल निर्माण में, या उनमें जो, जैसे सरसों की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, सरसों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सरसों के अंदर तेल निर्माण में या जो गंध या स्वाद है उसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार होता है ना तेल निर्माण के लिए, वो सल्फर है। अब तिलहनी फसल है और सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, तिलहनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा है, और तेल का निर्माण कौन सा पोषक तत्व कर रहा है, सल्फर कर रहा है, और उसकी कमी हो गई तो अपन क्या देंगे, जिप्सम देंगे। या फिर क्वेश्चन को मैंने ऐसे पूछ लिया कि सरसों में जिप्सम जो उर्वरक जिप्सम है वो किस पोषक तत्व की कमी होने के बाद में देते हैं, किसकी पूर्ति के लिए देते हैं, वही चीज है, तो सल्फर आ गया। और एक चीज बता दूं, जो सल्फर है ना गंधक, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तिलहनी के लिए, तिलहनी, उसके बाद में दलहनी, उसके बाद में जो अपनी खाद्यान्न वगैरह आ गई वो चीजें। तो जो सल्फर है वो सबसे ज्यादा कंपलसरी जो है न्यूट्रिएंट्स, वो किसके लिए, तिलहनी के लिए, तेल निर्माण। अब एक चीज आ गई, तेल का तो आ गया, अब इसमें सरसों के तेल में आपने देखा होगा एक तीखी गंध आती है, ठीक है, स्मेल आती है, गंध आती है, या जो इसका स्वाद होता है, चरपराहट जो होती है, वो किसके कारण होती है, सिनीग्रीन, सिनीग्रीन एल्कोलॉइड होता है, उसके कारण पाई जाती है, सिनीग्रीन के कारण। तो यहाँ पे ये चार चीज क्लियर हो गई, सिनीग्रीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अपना। एक चीज और बता दूं, सरसों की फैमिली सबको पता है, नाम मैंने बता दिया, कौन सी है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी सरसों की फैमिली है। जो जिप्सम है वो क्यों दिया जाता है, सल्फर की पूर्ति के लिए, सल्फर तेल वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा तिलहनी के लिए, फिर दलहनी के लिए, ये क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभार। और जो तेल में जो गंध वगैरह आती है, तेल निर्माण में सल्फर बहुत महत्वपूर्ण है, और वो गंध किसकी आती है, सिनीग्रीन एल्कोलॉइड जो है उसके कारण आती है। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, एग्रीकल्चर की जिन्होंने नहीं देखी ना रिवीजन क्लासेज, वो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा सिर्फ एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर की 3 तो रिवीजन क्लास है और 2 क्वेश्चन है ना, 2 वीडियो सॉरी, जो एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के हैं। तो एक में तो जो फर्स्ट वीडियो है 1 घंटे का, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन के अबाव क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन, वो वाला, ये वाला, और 3 रिवीजन क्लासें देख ली ना। इस लॉकडाउन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले एग्रीकल्चर आती थी कि नहीं आती थी, बायो स्ट्रीम से हो, फ्रेशर हो, या फिर टारगेट बैच में हो, जेट ICR के में 1 साल से तैयारी कर रहे हो, सारा कुछ बराबर, इतना कुछ सीख जाओगे या इतना कुछ याद कर लोगे, इतने कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ज्ञात हो जाएगी जो आपको पार करवा देगी आपकी नैया। बट बेशर्त क्या है, आप कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल शांत मन से ये जो मैं बता रहा हूँ आज वाला वीडियो प्लस जो 3 रिवीजन क्लास हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उन तीनों को देखने के बाद में जो 100 क्वेश्चन वाला वीडियो वो देखोगे, उसके बाद में एक और क्वेश्चन वाला वीडियो, सारों के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा हो तो करना, क्योंकि मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं दे रहा आपको ये मेहनत वगैरह, बस ये है कि जो भी आपके काम आ जाए मेरे भाई बहनों के। बाकी सब्सक्राइब नहीं चाहिए अपना, ना ही तो कोई इंस्टीट्यूट है ना ही कोचिंग है जो मैं कोई आपको बोलूंगा ऐड करूंगा कि मेरे कोचिंग में आना, अपना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही शौक से कि आपके काम आ जाए। चलो सेकंड क्वेश्चन कि मक्के के पौधे में नर पुष्प कहलाते हैं, मक्का जिसका नाम क्या है, जिया मेज, मक्का जिया मेज। मक्के के पौधे में जो नर पुष्प है, नर पुष्प, वो क्या कहलाते हैं, मक्के के पौधे में नर पुष्प क्या कहलाते हैं, तो नर पुष्प जो है वो कहलाते हैं टेसल, टेसल। अब नर पुष्प का देख लिया तो यही कि ये दूसरा क्वेश्चन आपका सबका सही होगा, है ना, मैं नहीं भी बोलूं तो आप, मैं जैसे क्वेश्चन बोलूं आप नोट आउट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। अब बात आ गई नर की, तो मादा की मैं बता दूं, मादा को क्या बोलते हैं, मादा पुष्प को सिल्क, और मादा पुष्प का आना क्या कहलाता है, सिल्किंग, सिल्किंग। भाई मादा पुष्प, मक्का का नर पुष्प कहता है टेसल, और मादा पुष्प सिल्क, और सिल्क का आना सिल्किंग। एक शब्द और आएगा डिटेसलिंग, डिटेसलिंग। डिटेसलिंग क्या होता है, मक्का के नर पुष्पों को हटाना, डी का मतलब समझ रहे हो, डी टेसलिंग, डिटेसलिंग। टेसल तो हो गया मक्का का नर पुष्प, और नर पुष्प को हटाना डिटेसलिंग। तो ये सारी चीज कि मक्का के नर पुष्प को टेसल बोलते हैं, उसको हटाने की क्रिया डिटेसलिंग कहलाती है। मक्का के मादा पुष्प को सिल्क बोलते हैं, उसको आने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। ये हो गई मक्का की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए अपने। हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी हो, बट ऐसे समझ लो रामबाण क्लास है, आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान, सूरजमुखी
मुखी का ओरिजिन स्पेस क्या है, उत्पत्ति। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान क्या है, आपने सबने नोट आउट कर लिया होगा सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान, तो मैं बता देता हूं, दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट या मैक्सिको। क्या है, दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट या मैक्सिको, मैक्सिको। ये तो बात हो गई, अपना थर्ड क्वेश्चन था, आई होप सबका सही होगा। अब सूरजमुखी आ गया है, तो सूरजमुखी का नाम आपको सबको पता होना चाहिए कौन सा है, हेलियंथस एनस। क्या नाम है, हेलियंथस, हेलियंथस एनस। ये तो हो गया सूरजमुखी का नाम। अब बात कर लेते हैं इसके कुल की, तो वो क्या है, कंपोजिटी। सूरजमुखी का कुल ये भी पूछ लेता है कई बार, आईसीआर में पूछा हुआ इसका नाम वगैरह। तो सूरजमुखी का जो ओरिजिन स्पेस है वो कौन सा है, दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट, दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट या मैक्सिको। बात करें सूरजमुखी का बोटनिकल नेम क्या है, हेलियंथस एनस, और इसका जो फैमिली है वो कौन सी है, कंपोजिटी। ये तो हो गई सूरजमुखी के बारे में बात। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात वो मैं बता दूं कि ये क्या है ना, बोरोन का इंडिकेटर प्लांट है। सूरजमुखी जो है बोरोन का इंडिकेटर प्लांट है, सूचक पौधा। सूचक पौधा क्या होता है, जैसे ये अपन फसल उगा रखी है, ठीक है, यहाँ पे एक सूरजमुखी का पौधा लगा रखा है। अगर इस फसल में बोरोन की कमी होगी ना, तो इस फसल में कमी होने से पहले अपने को ये पहले बता देगा सूरजमुखी का पौधा कि बोरोन की कमी हो रही है, क्योंकि सूरजमुखी बोरोन की कमी को पहले प्रदर्शित कर देता है, इसलिए इसको बोरोन का इंडिकेटर प्लांट कहते हैं। सूरजमुखी बोरोन का इंडिकेटर प्लांट है। इसका जो ओरिजिन स्पेस है दक्षिण यूनाइटेड स्टेट या मैक्सिको है। हेलियंथस इसका नाम है, कंपोजिट इसका कुल है। अब बोरोन का इंडिकेटर प्लांट तो हो गया। एक चीज याद आई, बोरोन का महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन बनता है तो बोरोन पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, काय में है, जनन क्रियाओं के नियमन में। जनन क्रियाओं के नियमन में बोरोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना, याद रखना। जितने भी पराग कणों का निर्माण, जो पोलिनाइजेशन वगैरह जो होता है, जो भी इसकी मैकेनिज्म है, क्रियाएं हैं, उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई पोषक तत्व है तो वो बोरोन है। और बोरोन अगतिशील होता है। और कहाँ पे पाया जाता है, इसके कमी के लक्षण कहाँ पे दर्शाए जाते हैं, प्लांट की जो सबसे ऊपरी टॉप डोमिनेंस है या सिरा पत्तियां है ना, उन पे दर्शाएगा बोरोन का, बोरोन और कैल्शियम। ये चीज याद रखोगे, बोरोन है, उसका इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, सूरजमुखी, हेलियंथस एनस, कंपोजिटी, दक्षिण यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको। और बोरोन किस काम में आता है प्लांट के लिए, क्या में महत्वपूर्ण है बोरोन, जनन क्रियाओं के नियमन में या पोलिनाइजेशन, पराग कणों के निर्माण वगैरह में महत्वपूर्ण होता है। ये यहां तक अपने 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा देख लेते हैं एक बार, कि धान के खेत में नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि किस रूप में होती है या किस क्रिया के द्वारा होती है। धान के खेत में, नोट आउट में मिटा रहा हूं, पूरे क्वेश्चन में लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो मैं बोल बोल के ही करवा रहा हूं आपको। थोड़ा आप क्या करो, ध्यान से सुनना। और मेरे को भी वो मार्कर वाला बोर्ड नहीं है अपने पास, चौक में दिक्कत आती है थोड़ी लिखने में, डस्ट वगैरह, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4th क्वेश्चन की धान के खेत में नाइट्रोजन, धान ओराइजा सेटाइवा, ठीक है, धान ओराइजा सेटाइवा, धान के खेत में नाइट्रोजन की जो क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो किस क्रिया के द्वारा सर्वाधिक होता है। तो आई होप आपने राइट आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा, तो वो होता है विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। अब धान की चीज आई, धान के बारे में और चीजें मैं बता दूं जो पूछ सकते हैं, तो विनाइट्रीकरण द्वारा होता है। और धान एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को दोनों रूप में लेती है, अमोनियम के रूप में भी लेती है और नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण कर सकती है। तो धान क्या है, जो नाइट्रोजन को दोनों रूप में ले सकती है, अमोनियम और नाइट्रेट, ये चीज कंफर्म। और धान का नाम ओराइजा सेटाइवा हो गया। धान के अंदर धान के खेत से कौन सी मीथेन गैस निकलती है, ये चीज भी याद रखना, धान के गैस से मीथेन। धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, और ये चीज वाई एल लेने ने खोज की थी, ये चीज याद रखोगे। प्लस ये चीज देखो, अपना प्रॉपर जो क्वेश्चन है चौथा, वो कौन सा है कि धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन की हानि कौन सी क्रिया के द्वारा होती है, तो विनाइट्रीकरण के द्वारा होती है वो चीज। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कि तंबाकू में जो ज्वलनशील गुण है, आपको पता है तंबाकू पीने के काम आती है, हुक्का वगैरह में लगा के पीते हो, सुल्फी चिलम वगैरह। तो तंबाकू का जो ज्वलनशील गुण है ना, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश, ठीक है, टोबैको वाला, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश, याद रखोगे। नेशनल जो टोबैको वाला है वो कहाँ पे है, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश। तो मैं बात, और निकोटीन जो वगैरह पाए जाते हैं, चूटिंग जो क्रिया है, पत्तियों का तोड़ना वगैरह, सारी चीज तंबाकू से क्वेश्चन पुट अप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बात करते हैं कि मैं क्या बोल रहा था, कि तंबाकू का ज्वलनशील गुण, ज्वलनशील गुण, तंबाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है, कौन से, किससे प्रभावित होता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआर में पूछा गया है, सुपरवाइजर में पूछा गया है, जेट में भी आपके आ सकता है कि तंबाकू में ज्वलनशील जो गुण है इसकी जलने की, पत्तियां जलती है तभी तो धुआं आता है, वो गुण किससे प्रभावित होता है? तो वो किससे प्रभावित होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपने नोट आउट कर लिया होगा। वो होता है क्लोरीन से। क्लोरीन, जब इसकी पत्तियों में क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है या ज्यादा हो जाती है तो ये अच्छे से जल नहीं पाती, तो फिर वो अच्छी क्वालिटी की तंबाकू नहीं रहती, क्योंकि तंबाकू की क्वालिटी किससे जांचेंगे? उसके जलने के गुण से, ज्वलनशील गुण से। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार जो बूढ़े लोग हैं या जो भी है अपने, जो वो क्या बोलते हैं कि बीड़ी वगैरह पीते हैं ना तो खींचते हैं, या फिर वो बोलते हैं यार मजा नहीं आया बीड़ी में, यार नकली दे दिया मेरे को बीड़ी, तू नकली दे दिया, दुकान वाले को बोलते हैं, कभी बार सुना होगा, मैंने बहुत सुना है। तो आते रहते हैं ऐसे लोग डेयरी पे, तो वो चीज़ है कि नकली बीड़ी कुछ नहीं होता, वो उसकी जो तंबाकू उसमें जो यूज हुई है कुछ भी, उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो अच्छे से जल नहीं पाती, तो उनको धुआं नहीं दे पाती है, और जब उनको धुआं नहीं आती तो उनका मजा नहीं आता। तो वो तंबाकू का जो ज्वलनशील गुण है ना, वो किससे? क्लोरीन से प्रभावित होता है। और एक चीज आपने पढ़ा होगा कि तंबाकू या सोलेनेसी कुल की सब्जियों में, या सोलेनेसी जो फैमिली है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं सोलेनेसी फैमिली के, उनमें एक उर्वरक है जिसका यूज नहीं किया जाता, वो कौन सा है? पोटेशियम क्लोराइड, जो KCl है अपना, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का यूज कभी भी तंबाकू या सोलेनेसी कुल की फसलों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्लोरीन की वजह से नहीं किया जाता। बात आगे तंबाकू का, टोबैको वाला देख लिया, राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश में देख लिया, इसका ज्वलनशील गुण क्लोरीन के कारण होता है। और क्लोरीन के बाद में हमने क्या चीज देखी कि जो पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl, उस उर्वरक का यूज सोलेनेसी कुल के पादपों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसमें क्लोरीन पाया जाता है, और ये क्लोरीन इनके लिए अच्छा नहीं है, इनकी गुणवत्ता के लिए अच्छा नहीं है ये क्लोरीन। एक चीज और बता दूं कि इसमें जो पोटेशियम क्लोराइड है अपना, उसमें 58 से 60% पोटास पाया जाता है। KCl में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पोटास कितना पाया जाता है? 58 से 60% इसमें K2O पाया जाता है। ये चीज याद रखोगे कि इसमें 50 से 60% क्या पाया जाता है? K2O पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अर्किल किस्म है, अर्किल किसकी किस्म है? जो अर्किल अपने वैरायटी है, इंप्रूव वैरायटीज में आती है अर्किल मोस्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्किल किसकी वैरायटी है। अर्किल लिख लिया होगा राइट आंसर आपने, मैं बता देता हूं। अर्किल मटर की है, पाइसम सेटाइवम जिसका नाम है, अर्किल किसकी है? मटर की है। और अर्पणा, अर्पणा भी मटर की है, जो पत्ते रहित है, प्रण रहित नस वो है इसकी। ठीक है, और एक और चीज अलंकार, क्वेश्चन अपना मेनली यही था कि अर्किल किसकी है, वो मटर की है, अर्पणा भी मटर की है, और अलंकार किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूछ सकते हैं अलंकार किसकी है। तो अलंकार मैं बता दूं सोयाबीन की है, सोयाबीन। और एक है उपास 120, या जिसको प्रभात भी बोलते हैं शायद, उपास 120, ये अरहर की है। अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली वैरायटी है उपास 120, या जो प्रभात जिसको बोल सकते हैं, उपास 120 भी है। क्वेश्चन अपना क्या था मेनली कि अर्किल किसकी वैरायटी है? मटर की है। अर्पणा मटर की है, अलंकार सोयाबीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास मेरे को लगता है थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, पर एंड तक देखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वां कि तिल का कुल, जो तिल है अपना, तिल उसका कुल। तिल एक चीज मैं बता दूं, तिल जो तिलहनी फसल है ना, उनमें सबसे पुरानी फसल है तिल, और इसकी फैमिली कौन सी है? पेडालिएसी, पेडालिएसी। और फैमिली का आ गया तो इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, सीसेमम इंडिगम। तिल का क्या नाम है? सीसेमम इंडिगम नाम है। पेडालिएसी इसकी फैमिली है तिल की, सबसे पुरानी तिलहनी है सीसेमम इंडिगम। और इसकी बीज दर जो है वो कितनी रखते हैं तिल की? अब तिल का आ ही गया तो यहीं पे सोल आउट कर लेते हैं, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। तिल सीसेमम इंडिगम पेडालिएसी, बीज दर 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। एक और चीज बता दूं, तिल की वेराइटीज में भी क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इसकी वेराइटीज में भी। तो मैं इसकी 2-5 जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वो बता देता हूं। प्रताप, जो प्रताप है शाकारहित, वो तिल की ही है। प्रताप, T13 है ना, आरटी के नाम से जो आएगी ना राजस्थान तिल, ये याद रखना। आरटी वो रजनीगंधा तुलसी नहीं है, आरटी तिल की वो है किस्म है। ठीक है, आरटी 127 है, आरटी
चौवन है, जो भी है आरटी आगे कुछ भी लगा हुआ आ सकता है। आरटी का मतलब राजस्थान तिल। महत्वपूर्ण कौन सी है? प्रताप, टी13, ये तिल की किस्में हैं। और तिल का कुल बहुत बार पूछा गया। पेडालिएसी है, नाम सीसेमम इंडिकम है, बीज दर 4 से 5 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबके। इसमें अपन यही नहीं कि पूरे एग्रोनॉमी के देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चन हैं, हॉर्टिकल्चर के भी क्वेश्चन हैं अपने। अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। अलसी का कुल। अलसी, अलसी इसकी फैमिली कौन सी है? अलसी की नोट आउट कर लिया होगा आपने तो राइट आंसर। आप तो होशियार हो, मेरे को पता है, बहुत अच्छी तैयारी है। तो 8वां जो है अलसी का कुल वो लिनेसी या लाइनेसी, लिनेसी या लाइनेसी, लाइनेसी कुछ भी मिल सकता है, एक ही चीज है, लिनेसी या लाइनेसी। अलसी का नाम जो है वो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, लाइनम यूसिटेटम। ये भी बहुत बार पूछ लेता है, लाइनम यूसिटेटम इसका नाम है। फैमिली लिनेसी या लाइनेसी है अलसी की, ठीक है। और बात करें इसकी तो बीज दर, तो बीज दर इसकी 15 से 18 kg बीज दर है। अलसी लाइनम यूसिटेटम 15 से 18 kg पर हेक्टेयर। लिनेसी या लाइनेसी कुल है। एक चीज, अलसी के तेल में जो 3 ओमेगा वसी फैटी अम्ल पाए जाते हैं, 3 ओमेगा, जो हृदय रोगियों के लिए, जो हार्ट के पेशेंट है ना, उनके लिए अच्छा होता है। कौन सा? अलसी का तेल। अलसी का तेल, ये चीज भी याद रखना। आईसीआर में पूछा गया क्वेश्चन है अलसी वाला। पहली चीज तो ये याद रखना अपना, मेनली जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो ये कि अलसी की फैमिली लिनेसी या लाइनेसी है। इसका जो नाम है लाइनम यूसिटेटम है। 15 से 18 किलो इसकी बीज दर है। इसमें ओमेगा 3 जो वसी अम्ल फैटी अम्ल वो पाया जाता है, जो किसके लिए? हार्ट वाले जो पेशेंट है उनके लिए थोड़ा लाभदायक होता है। ये चीज हो गई। एक चीज मेरे को ये 32 की जो सबसे अच्छी किस्म है ना अलसी की, जो आपको पूछ सकता है, वो कौन सी है? त्रिवेणी, त्रिवेणी। अब हमने 8वें क्वेश्चन में इतनी चीजें देख ली है, लाइनम यूसिटेटम, लाइनेसी 15 से 18, हृदय रोगियों के लिए अच्छा, वसी अम्ल 3 ओमेगा फैटी, और त्रिवेणी जो इसकी किस्म है, यहां तक देख लिया। एक चीज मैं बता दूं, अलसी के अलावा अगर आपको पूछ सकता है फैमिली तिल की, मैंने बताई थी पेडालिएसी, है ना। एक और चीज तारामीरा, इरुका सेटाइवा जिसका नाम है, तारामीरा जिसका इरुका सेटाइवा नाम है, ठीक है। ये भी चीज याद रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। 9 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। 8 तक हो गए हैं, डस्टर भी खराब हो गया, कोई ना। नौ नंबर का क्वेश्चन है अपना, कौन सा है देख लेता हूं मैं। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान संस्थान कहां पे है? लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। एक चीज बताओ, मौसम पूर्वानुमान क्या होता है? मौसम का पहले से अनुमान लगा लेना कि अगले क्या होने वाला है। तो लघु अवधि मौसम पूर्व 3 प्रकार का होता है मौसम पूर्वानुमान, लघु, मध्यम और दीर्घ। लघु जो होता है वो होता है 0 से 3 दिन, अप टू 72 आवर्स। और जो मध्यम होता है वो होता है 10 दिन के लगभग, और जो बड़ा होता है वो होता है 30 दिन, दीर्घ अवधि वाला। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान संस्थान कहाँ पे है? तो राइट आंसर नोट आउट कर लो, 9 नंबर का आपने कर लिया होगा, नई दिल्ली में है। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान नई दिल्ली में है, अप टू 70 आवर्स के लिए किया जाता है लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। और सबसे ज्यादा सफल होने वाला पूर्वानुमान की अगर बात करें अपन, तो वो भी यही है। जो सबसे ज्यादा सफल होने वाला है वो कौन सा है? लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। जो एवरेज किया है और हो सकते जो वो बात सकते निकले, तो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान वाली है, ठीक है। और चीजें वह इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। एक चीज IMD, मौसम पूर्वानुमान का नाम आ गया, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको। IMD, इंडियन मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875। IMD 1875 कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में है IMD, इंडियन मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट। स्थापना इसकी 1875 में हुई थी। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान संस्थान नई दिल्ली में, अप टू 72 आवर्स, 0 से 3 दिन के लिए अनुमान लगाया जाता है। ये चीज हो गई। अब एक चीज बता दूं, मौसम पूर्वानुमान, तो जो मौसम शब्द है ना आपका, वो क्या है? अरबी लैंग्वेज का है, अरबी भाषा के मौसम या मौसम से बना हुआ मौसम शब्द, ठीक है। हवाओं का दिशा परिवर्तन जिसका अर्थ हो।
तो मौसम शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान नई दिल्ली, IMD पुणे महाराष्ट्र 1875। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान सबसे सफल होने वाला है। 3 प्रकार का मौसम पूर्वानुमान होता है और ये 0 to 3 दिन अप टू 72 आवर्स के लिए होता है। ये 9 क्वेश्चन हो गया अपना। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, बिना लिखे समझ तो जाओगे ना आप, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। धरातल में शोभ मंडल की तरफ ऊंचाई में जाने पर जो लैप्स रेट होती है वो कितनी होती है? धरातल से शोभ मंडल की जब ऊंचाई में जाएंगे तो जो लैप्स रेट है, ताप हास दर है, वो कितनी रहेगी? राइट आंसर नोट आउट कर लो आप अपना, मैं बता देता हूं, मेरे को कमेंट करके बताओगे कितने राइट आंसर है आपके, उस हिसाब से। बाकी कल है ना केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा मैं वीडियो लाने वाला हूं, ऐसा ही 40 क्वेश्चन का, जो आपको जेट, ICR, BHU के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। परसों फिर बायोलॉजी का, तीनों पे। अगर इस पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है आपका, आप दबा के शेयर कर रहे हो, पूरा देख रहे हो एंड तक, मेरे को कमेंट करके बता रहे हो कोई प्रॉब्लम है तो, या समझ में आया नहीं आया कैसा लगा, तब तो मैं आगे केमिस्ट्री का जैसे क्वेश्चन बनाए हुए पढ़े हैं उनका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसको एडिटिंग वगैरह, अपलोड वगैरह, बहुत टाइम लगे, थंबनेल वगैरह मत पूछो, ठीक है। बट ये है कि इस पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, आप मेरे को बताओगे। और ज्यादा भी नहीं ना, इतनी मेहनत किया हूं ना, मेरा सब्सक्राइब का गेन नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत किया ना तो वो ज्यादा से ज्यादा भाइयों के अपने काम आए, यही है। इसीलिए मैं आपको बार बार शेयर के लिए बोल रहा हूँ। बाकी आप भी सब्सक्राइब करना चाहे मत करना, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। जितने भी इतनी मेहनत की है ना, तो आपके 2 सेकंड से किसी के काम आ जाए, किसी के 2 क्वेश्चन राइट हो जाए ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप धर्म का काम कर रहे हो, ठीक है। मैं तो खैर कर ही रहा हूँ धर्म का काम, आप भी कर रहे हो, तो वो चीज़ है, कर देना। और इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, अगर व्यूज वगैरह आप अच्छे से एंड तक देख रहे हो, मेरे को पता चल जाता है एवरेज कितना चला है वीडियो ये, क्योंकि मैं तो अपलोड करता हूँ, मेरे को पता चल जाता है कि एवरेज कितनी मिनट ये प्ले हुआ है, कितना टोटल हुआ है, कितने व्यूज हैं, किसने कितना देखा है। तो उस हिसाब से अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो मैं आगे ये इतनी गर्मी में ट्राई करूंगा कि आपको केमिस्ट्री का बनाया में पड़ा है, आज ही बनाया मैंने, और उसमें से ज़्यादा भी नहीं ना, तो आपकी जो 12th की बुक का जो वेटेज है ना, उसके हिसाब से मतलब जेट में 8 से 10 जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जो 3-4 पार्ट में से, उनमें से बहुत अच्छा पेपर बनाया, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। ऐसे समझ लो जिनकी केमिस्ट्री वीक है उनकी तो नया पार हो सकती है। बट वो है ना, इस पे अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से शेयर कर रहे हो, तो इतनी मेहनत का कुछ मतलब निकलेगा। तो मैं आगे भी, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं खुद की यार चलो किसी के काम आए, अब ये बना के पटक दिया आपका कोई मतलब नहीं, खैर छोड़ो, आपको अच्छा लगे वो करना, आप खुद समझदार हो। नेक्स्ट देखते हैं कि शोभ मंडल में जब अपन ऊपर जाते हैं जैसे जैसे, तो इसकी जो लैप्स रेट है, ताप हास दर होती है, वो कितनी होती है, वो चीज देख रहे हैं। जो लैप्स रेट ताप हास दर है वो कितनी होती है, सॉरी 1 मिनट, ट्राइपॉड हिल गया। ताप हास दर होती है तो वो होती है 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे छाव मंडल में पर किलोमीटर अपन ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर अपने को कम मिलता जाएगा, 6.5 डिग्री, ठीक है। जो लैप्स रेट है अपनी वो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर होती है। और एक चीज, क्षोभ मंडल का नाम है तो एक चीज मैं बता देता हूँ, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं या मौसम का जो जीवन आधार कहते हैं, बिजली का बढ़ना, ठीक है, बादलों का गरजना, बादल बनना, बरसात होना, धूल के कारण आंधी तूफान, जो भी है, वो सारी जो क्रिया है ना क्षोभ मंडल में होती है, और इसको मौसम का आधार कहते हैं क्षोभ मंडल को। तो लैप्स रेट कितनी होती है? लैप्स रेट ताप हास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर केमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस, ओजोन परत को, कौन सा क्वेश्चन अपना 11 नंबर का, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली O3 को कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक चीज MIC, ये तो CFC है, यहां से मेरे को याद आ गया MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या रोल है, अपने कहाँ पे पढ़ते हैं कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी, रात को 12 बजे अचानक से गैस रिसाव हो गया था, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वो हादसा किस गैस के रिसाव के कारण होता? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, ठीक है। और ये उर्वरक बनाने वगैरह में काम आती थी कुछ केमिकल। बात अपना 11th क्वेश्चन प्रॉपर क्या है कि O3 ओजोन गैस के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक ओजोन परत के लिए कौन सी गैस है? मुख्यतः CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह से इनसे निकलती है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, इसी से रिलेटेड है कि हरित ग्रह प्रभाव या जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए, हरित ग्रह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार जो गैसें हैं हरित ग्रह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए,
वो कौन सी है? तो वो है CO2 और CH3। ठीक है, CO2 और CH3। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार अम्लीय वर्षा के लिए। अम्लीय, ये जो गैसों का मैं बता रहा हूँ 11वें क्वेश्चन में ही है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है SO2 और NO2। तो इस 11th क्वेश्चन में मैंने 4 चीज बताई। O3 ओजोन के लिए सर्वाधिक नुकसान, CFC, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस त्रासदी में इसका योगदान है, हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग CO2 CH3 दोनों गैसें हैं। अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 जो गैस है वो सर्वाधिक हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 12। 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी 12 हुए हैं, आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। 12वां क्वेश्चन है इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज होता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज किस में होता है? राइट आंसर क्लिक कर लो, फसलों के तापमान में। फसलों के तापमान ज्ञात करने में होता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है उसका यूज फसलों के तापमान में होता है। एक चीज फसलों के तापमान में होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ICR में बार बार पूछा गया है या पूछते रहते हैं, जेट में भी आता है, सुपरवाइजर में भी आया था, कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी है, अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी, इनमें क्या भरा होता है और कब नोटिस करते हैं? तो जो अधिकतम तापमान अपन पैमाने पे देखते हैं या नोटिस करते हैं वो देखते हैं दोपहर के 2 बजे, और जो न्यूनतम देखते हैं वो देखते हैं मॉर्निंग में 4 बजे, सुबह 4 बजे। ये तो नॉर्मल चीज होगी जो अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान था उसमें। अब एक चीज बताओ, जो अधिकतम तापमापी है उसमें क्या भरा रहता है और न्यूनतम तापमापी उसमें क्या भरा रहता है? तो अधिकतम तापमापी में है वो भरा रहता है Hg, मरकरी, या जिसको बोलो पारा। ये क्या ही है? अधिकतम तापमापी में भरा होता है, क्योंकि ये ज्यादा तापमान हो जाता है तो भी जलता वगैरह नहीं है, फूटता वगैरह नहीं है। Hg, मरकरी या पारा, वो अधिकतम तापमापी सुबह दोपहर 2 बजे। अब न्यूनतम तापमापी में क्या भरा होता है? एल्कोहल, सुबह 4 बजे ज्ञात करते हैं न्यूनतम तापमापी एल्कोहल। आपने देखा होगा चिल्ड बियर, वो चिल्ड बियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जमती नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में एल्कोहल पाई जाती है। ऐसे ही आप वाइन की बात करोगे एल्कोहल की, तो ये क्या है ना, न्यूनतम, बहुत कम तापमान सहन कर पाती है। आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में जो होते हैं, जो ठंडे इलाकों में होते हैं, लद्दाख वगैरह, उनको क्या है ना, एल्कोहल दी जाती है, शराब दी जाती है जो स्पेशल उन्हीं के लिए। वो उनको सर्दी के अंदर कंफर्टेबल महसूस करवाती है, थोड़ा रुकने के लिए। उनके जो बॉडी में जो ब्लड है वो जमता नहीं है, हाथ पैर थोड़ा उनके काम करते रहते इतनी सर्दी में भी। वो क्यों करते रहते हैं? क्योंकि एल्कोहल है ना, जल्दी से जमती नहीं है, कम तापमान को सहन करने लायक होती है। तो न्यूनतम जो तापमापी है उसमें एल्कोहल भरी होती है, और सुबह 4 बजे ज्ञात करते हैं। इंफ्रारेड फसलों का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही जल्दी जल्दी करवा देता हूं, आप सिर्फ कॉन्फिडेंट होकर सुनोगे, ध्यान से देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू सोइल डेंसिटी, या जो सत्य मृदा घनत्व, यार कुछ चीजें हैं जो लिखे बिना नहीं पढ़ा सकते। सत्य मृदा घनत्व किसको बोलते हैं, पहले तो ये बताना। तो जो कण घनत्व होता है ना अपना, पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व जो होता है पार्टिकल डेंसिटी, उसको सत्य घनत्व बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को आप ये बताओ कि जो पार्टिकल डेंसिटी होती है मृदा की वो कितनी होती है? पार्टिकल जो डेंसिटी होती है जिसको सत्य घनत्व भी बोलते हैं, वो कितनी होती है? कण घनत्व कितना होता है मृदा का? तो जो कण घनत्व है अपना वो पाया जाता है 2.65 ग्राम, 2.65 ग्राम पर सेमी क्यूब। ठीक है, कितना पाया जाता है? 2.65 ग्राम। ये चीज हो गई। अब इसको ट्रू डेंसिटी क्यों बोलते हैं? कण घनत्व होता क्या है कि एक आपने कोई पात्र लिया, कण घनत्व को समझना आप, इसमें उपस्थित केवल मृदा कणों का भार, इसमें जितने भी सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, कण है ना, उनका वेट जो है ना वो सोइल डेंसिटी कहलाता है। सॉरी, कण घनत्व या पार्टिकल डेंसिटी कहलाता है। वो कितनी होती है? 2.65 होती है। और इसको ट्रू सत्य घनत्व क्यों कहते हैं ये चीज मैं बताऊं। कोई सी भी आप कृषि क्रिया कर लेना, इसको पीट लेना, मार लेना, उसके ऊपर वो पटवास चला देना, एरो चला देना, प्लाऊ चला देना, कुछ भी चला लेना आप, पर ये कभी कम ज्यादा नहीं होता, हमेशा एक ही रहता है।
पार्टिकल जो डेंसिटी कम ज्यादा कैसे होगा यार, मर्दा के 100 कण है, उनका बार 50 ग्राम है सपोज दैट, आप उनको ऊपर पटको नीचे पटको कैसे भी पटको ट्रैक्टर चलाओ कुछ भी हो, उनका है तो है नहीं कि 99 हो जाएगा या 101 हो जाएगा वेट, वही रहेगा 100 ही रहेगा। तो वो चीज है जो पार्टिकल डेंसिटी है, कण घनत्व है, उसको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जाता, हमेशा 2.65 ही रहता है, इसलिए इसको सत्य घनत्व भी कहते हैं। एक चीज होती है बुल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व, बुल्क डेंसिटी। बुल्क डेंसिटी को क्या है ना, अपन कृषि क्रियाओं के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, कम ज्यादा कार्बनिक खाद देके ट्रैक्टर चला के कृषि क्रियाएं करके कम ज्यादा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बुल्क डेंसिटी या स्थायी घनत्व होता क्या है कि मृदा कण प्लस मृदा जो रंध्रावकाश है, सोयल जो पोरोसिटी है, उसके अंदर जो उपस्थित जो वायु है, एयर, उन दोनों का वजन होता है। जैसे अपन कोई कृषि क्रिया कर रहे हैं, खाद वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें जो रंध्रावकाश है वो कम ज्यादा हो जाएगा, तो वेट भी उसका कम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो बुल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व है मृदा का, उसको अपन सत्य घनत्व नहीं कह सकते, क्योंकि उसको कृषि क्रियाओं के द्वारा हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जबकि जो कण घनत्व है अपना, पार्टिकल डेंसिटी है, उसको अपन कोई सी भी कृषि के द्वारा कम नहीं कर सकते, इसलिए उसको ट्रू डेंसिटी या सत्य घनत्व कहते हैं। बात कर लेते हैं बुल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व कितना होता है, तो 1.33 ग्राम सेमी क्यूब कितना होता है, 1.33। जो मृदा का स्थूल घनत्व होता है, बुल्क डेंसिटी, वो 1.33 होती है, जो परिवर्तितशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल द्वारा मृदा अपरदन की सबसे हानिकारक अवस्था है, उर्वरता की दृष्टि से या कृषि की दृष्टि से, जल के द्वारा। जल द्वारा इरोजन होता है ना, बाई वाटर, ठीक है, जल के द्वारा जो मृदा क्षरण हो रहा है, 3 प्रकार से होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा और इन दोनों के द्वारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेव या लहर क्षरण। अपन बात कर रहे हैं जल द्वारा मृदा अपरदन की ऐसी कौन सी अवस्था है जो मृदा उर्वरता की दृष्टि से, मृदा की उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक, या किसान की हानिकारक अवस्था या कृषि की दृष्टि से हानिकारक अवस्था है, तो वो कौन सी अपनी परत क्षरण या सीट इरोजन। परत क्षरण, परत क्षरण या सीट इरोजन। इसमें होता क्या है इस स्टेज में, ये मैं फिर से ध्यान से सुनोगे, जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था है मृदा उर्वरता की दृष्टि से। किस प्रकार? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सोइल की जो ऊपरी जो सीट है, परत है, वो क्या है, जब वर्षा होती है या जल की मात्रा आती है तो ये संतृप्त हो जाती है, सेचुरेशन होके इसमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी है ना, वो इसमें घुल के वो बाहर निकल जाते हैं। ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, किसान का सबसे हानिकारक, इसको इस जो है ना सीट इरोजन या परत क्षरण, इसको खेत का कैंसर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि खेत के कैंसर के नाम से जाना जाता है। खेत का कैंसर, परत क्षरण या सीट इरोजन, जो कि जल द्वारा अपरदन का एक प्रकार है। इसमें पोषक तत्व जो भी खनिज मिनरल्स जो भी है, आपका फर्टिलाइजर जो भी है, खाद मिनरल्स दी थी, वो सारा कुछ घुल के उस पानी में निकल जाता है और अपने को नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। और किसान को कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसानदायक अगर कोई अपरदन है ना मृदा का, तो वो यही है सीट इरोजन या परत क्षरण, सीट इरोजन या परत क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जिप्सम कौन सी मृदाओं के सुधारक के रूप में काम में लिया जाता है? इससे पहले मैं बता दूं इसका थोड़ा सा कि वायु वाले अपरदन में, जल वाले अपरदन में तो मैंने बता दी कि जल द्वारा जो इरोजन हो रहा है उसमें सबसे हानिकारक स्टेज तो होती है परत क्षरण, बता दी मैंने, सीट इरोजन, जो पोषक तत्व घुल के चले जाते हैं सेचुरेशन होके। अब बात करते हैं वायु द्वारा अपरदन में, जो बाई एयर इरोजन हो रहा है वायु द्वारा, उसकी सबसे हानिकारक अवस्था जो अपनी है वायु वाले में, वो कौन सी है? उच्छलन या साल्टेशन। उच्छलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्टेशन। इसमें क्या होता है, 0.1 mm से लेकर 0.5 mm तक के जितने भी सोयल पार्टिकल्स है, सोयल मृदा कण है ना, वो उछल उछल के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और ये टोटल जो एयर इरोजन होता है ना, बाई एयर इरोजन, वायु द्वारा मृदा अपरदन, उसका 50 से 70% तक इसी के द्वारा हानि होती है। समझ रहे हो? आपके इरोजन पहले पढ़ा हुआ होगा कि जो वायु अपरदन की सबसे हानिकारक अवस्था है वो उच्छलन या साल्टेशन। इसमें क्या होता है, 0.1 से 0.5 mm के जो सोइल पार्टिकल्स है वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इरोजन बोलते हैं किसको, कि मृदा का अपने पैतृक पदार्थों से टूटकर अलग हो जाना ही सोइल इरोजन या मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहलाता है। तो ये उच्छलन या साल्टेशन में 0.1, ये भी पूछ लेते हैं कणों का आकार, तो 0.1 से 0.5 mm के जो सोइल पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा होता है। और 50 से 70%, 50 to 70% जो हानि होती है ना, वो इसी के द्वारा होती है। अब बात कर लेते हैं कि जिप्सम कौन सी मृदाओं के सुधारक के रूप में यूज लिया जाता है। जो अपना जिप्सम है वो कौन सी मृदाओं को सुधारक के काम में लिया जाता है? लवणीय क्षार। ये कौन सी? लवणीय
क्षारीय मृदाओं के सुधारक में जिप्सम को सर्वाधिक यूज लिया जाता है लवणीय क्षारीय मृदाओं के। याद रखना 15वां क्वेश्चन है, जिप्सम कौन सी मृदाओं के सुधारक के रूप में यूज लेते हैं? लवणीय क्षारीय मृदाओं के। और जिप्सम का सूत्र क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में आपके आ सकता है क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है। जिप्सम कौन सी मृदाओं को सुधारने में लिया जाता है कि लवणीय क्षारीय। और इसका जिप्सम का सूत्र वो है CaSO4.2H2O। क्या है? CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये भी आपको सबको आना चाहिए। और ये लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारक में सर्वाधिक यूज लिया जाता है जिप्सम। और सरसों में क्यों दे रहे थे? सल्फर की कमी को पूरी करने के लिए, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। ब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स कौन से पोषक तत्व है जिनको ब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं? क्लास बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी यार। ब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? एल्यूमिनियम व सिलिकॉन को। क्यों बोलते हैं एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को? क्योंकि ये धरती जो अपना धरातल है ना उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को। अब एक चीज और बता दूं आपको यहीं पे, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट अति सूक्ष्म पोषक जो है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? बोलते हैं एमओ, मोलिब्डेनम। किसको बोलते हैं? एमओ को। तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, वो तो एमओ को बोलते हैं। और जो ब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ब्लास्ट क्यों बोलते हैं? ये धरातल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कौन कौन से को? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को। एमओ को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस। इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस जो अंतः सिरे हरिमीनता है, इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस, अंतःसरी जो ये आपके प्लांट की कोई लीफ है, इसकी जो अंदर की जो सिराएं है ना वो उनमें पीलापन आ जाता है या उनकी जो हरापन है वो खो जाता है। वो किसके कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस। इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होती है? इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस। तो जो इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस है आपके वो होती है, आपने आपका राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। इंटरवेजाइनल या अंतःसिरम हरिमीनता पौधे के किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? फेरस। किसके कारण होती है? Fe, जिसको बोलो आयरन या फेरस, लोहा, उस पोषक तत्व की कमी के कारण इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस पाई जाती है, अंतःशिरा हरिमीनता पाई जाती है। अब ये तो हो गया कमी। अब एक चीज बताऊं, Fe की अधिकता के कारण क्या होता है? Fe इसकी अधिकता के कारण धान के अंदर है ना ब्रोंजिंग रोग हो जाता है। ब्रोंजिंग रोग धान के अंदर Fe की अधिकता के कारण हो जाता है। महावीर डिस्टर साफ कर बाहर। धान में ब्रोंजिंग रोग Fe की अधिकता के कारण, और Fe की कमी के कारण सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोस्ट बनाने की भारत में सर्वाधिक यूज की जाने वाली विधि कौन सी है? जो कंपोस्ट खाद बनाने के जितने भी अपने मेथड्स हैं उनमें कौन सा मेथड है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा है? भारत के अंदर कंपोस्ट बनाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? वो है बेंगलोरा विधि। कौन सी विधि है? बेंगलोरा विधि। जो किसने विकसित की थी? CN आचार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, CN आचार्य ने विकसित की थी। बेंगलोरा विधि है कंपोस्ट बनाने की जो भारत में सर्वाधिक यूज ली जाती है। इसका बेनिफिट क्या है अपने पास? एडवांटेज क्या है कि इसमें खाद को बार बार चेंजेस नहीं करना पड़ता, बदलना नहीं पड़ता, खोदना नहीं पड़ता। वो बेंगलोरा विधि है, CN आचार्य द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का कि ज्वलनशील उर्वरक या विस्फोटक जो उर्वरक है उसके नाम से किस उर्वरक को जाना जाता है? कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको ज्वलनशील उर्वरक के नाम से जाना जाता है? ज्वलनशील उर्वरक या विस्फोटक प्रकृति का होता है, वो कौन सा है? ज्वलनशील उर्वरक या विस्फोटक प्रकृति का है वो कौन सा उर्वरक है? अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अमोनियम नाइट्रेट। जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको ज्वलनशील उर्वरक के नाम से जाना जाता है, ये विस्फोटक प्रकृति का होता है। और इसके अंदर बात करें ज्वलनशील उर्वरक की तो इसमें जो नाइट्रेट पाई जाती है ना वो कितनी पाई जाती है? 33 से 34%। ये भी बहुत बार पूछअप हुआ है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है ज्वलनशील प्रकृति का है, विस्फोटक प्रकृति का है, पर उसमें नाइट्रेट कितनी पाई जाती है? 34 से 35%।
अब कुछ नाइट्रोजन वालों की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट में पाई जाती है 16%। जो आपके सोडियम नाइट्रेट उर्वरक है उसमें नाइट्रेट पाई जाती है 16%। कैल्शियम नाइट्रेट में पाई जाती है 15.5%। जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसमें नाइट्रेट पाई जाती है 15.5। सोडियम नाइट्रेट में पाई जाती है 16। अमोनियम नाइट्रेट ज्वलनशील में पाई जाती है 34 से 35%। और अमोनियम सल्फेट में पाई जाती है 20.5%। अमोनियम सल्फेट में 20.5। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रेट 20.5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट आउट कर लो कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रेट कितनी पाई जाती है, 20.5%। नेक्स्ट बात करें तो अमोनियम सल्फेट में सल्फर कितना पाया जाता है, 24%। और अपना यूरिया है ना, यूरिया NH2CO NH2 जिसका फॉर्मूला है यूरिया, इसका फॉर्मूला भी याद रखना आप। ये एमाइड धारी उर्वरक है। नाइट्रोजन वालों में एमाइड धारी, जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, और इसमें कितनी पाई जाती है, 46%। 46% तक नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है यूरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक हो गया कि रिंजगे में कौन सी जैव उर्वरक प्रजाति से उपचारित करते हैं। जो रिंजगे की अपनी फसल है रिंजगा, ठीक है, राइजोबियम रिंजगे की फसल को कौन सी जैव उर्वरक जो अपने बायो जो फर्टिलाइजर है कौन सी प्रजाति से उपचारित किया जाता है। तो जो रिंजगे को किया जाता है वो कौन सी प्रजाति है, नोट आउट कर लिया होगा आपने, वह राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम मेलिलोटाई है जो रिंजगे में और मेथी में यूज होती है। राइजोबियम मेलिलोटाई याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। राइजोबियम मेलिलोटाई, रिंजगा, मेथी। नेक्स्ट देखते हैं कि बरसीम में, तो बरसीम ये इसी क्वेश्चन में है कि बरसीम को कौन सी वैरायटी से वो किया जाता है, तो वह राइजोबियम मेलिलोटाई तो रिंजगे और मेथी की हो गई। और ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम की है। राइजोबियम ट्राइफोलाई किसकी है, बरसीम की है। और राइजोबियम जेपोनिकम जो है, राइजोबियम जेपोनिकम वो सोयाबीन की है। लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। मेलिलोटाई है, रिंजगा मेथी। मेलिलोटाई तो रिंजगा मेथी की है, और ट्राइफोलाई जो है वो बरसीम की है। और जो जेपोनिकम है, राइजोबियम जेपोनिकम, वो सोयाबीन की है। गला सूख गया, जल्दी से कर लेते हैं यार। 21 नंबर का क्वेश्चन देखें कि बहते हुए सिंचाई जल को मापने की विधि है। बहते हुए सिंचाई जल को मापने की विधि कौन सी है, तो बहते हुए सिंचाई जल को जो कम मात्रा में होता है दोहरों ओरों का, उसको मापने की जो विधि है वो है वी नोच। कौन सी है, बहते हुए सिंचाई जल को मापने की जो विधि है वो है वी नोच है। और अधिक मात्रा में जल है, जो चैनल्स हैं, बांध के जो गेट वगैरह होते हैं, वो वहां पे जल को मापने की जो यूनिट होती है या जो इकाई होती है वो कौन सी है, पार्सल फ्लूम जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्सल फ्लूम बोलते हैं। और जैविक जल निकास के लिए पौधा, जो जैविक रूप से जल निकास करते हैं, जहाँ पे जल जो भरण की समस्या होती है, क्षेम की समस्या, रिसाव की समस्या वो होती है, वहां पे कौन सा पौधा लगाया जाता है, जैविक जल निकास के लिए सफेदा, यूकेलिप्टस। यह क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी को वाष्पोत्सर्जित कर देता है, तो मृदा में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तो ये उड़ा देता है। कौन सा, सफेदा या यूकेलिप्टस। नेक्स्ट देखते हैं, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है। 22 नंबर का अपना क्वेश्चन है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर। कहाँ पे है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है, जबलपुर में है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, याद रखना। और फादर ऑफ जो वीड साइंस है खरपतवार, जेंथ्रोटुल। कौन है, जेंथ्रोटुलक, HHB हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री जो पुस्तक लिखी थी वो भी जेंथ्रोटुल ने लिखी थी। और भू परिष्करण के जो जनक है वो भी जेंथ्रोटुल ही है, याद रखना। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है और खरपतवार विज्ञान के जनक जेंथ्रोटुल है। नेक्स्ट देखते हैं कि घी में वसा की मात्रा कितनी होती है। 23 नंबर का अपना क्वेश्चन है, घी के अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है। तो घी में जो फैट होता है, वसा होती है 99% होती है। और इसमें जो वाटर है, पानी की मात्रा 0.5% से भी कम होती है। घी में वसा कितनी होती है, 99%। एक चीज और कि दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई चीज बन रही है ना तो वो घी है। घी का ही निर्माण होता है। घी में वसा 99% तक पाई जाती है। और घी का जो इसको संग्रहण करने का जो टेम्परेचर है स्टोरेज का, वो कितना है, 0 से 5 डिग्री। घी को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे संग्रहित किया जाता है तो अच्छा रहता है, खराब वगैरह नहीं आता, उसमें बदबू नहीं आती। कितने पे, और घी में फैट कितना होता है, 99%, 99। नेक्स्ट देखते हैं 24वां, वसा रहित दूध कहलाता है।
जिस दूध में वसा नहीं होती, फैट निकाले होते, वसा रहित दूध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरवाइजर में आया हुआ है, जेट में भी पूछा गया है कि वसा रहित दूध क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्किम्ड मिल्क। क्या कहलाता है? स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा दूध। क्या बोलते हैं उसको? सेपरेटा दूध। स्किम्ड मिल्क या सेपरेटा दूध बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र स्थित है। राजस्थान में जो टेट्रापैक, जो ये दूध का संयंत्र है जहाँ पे पैकिंग्स वगैरह होती है, जो वो कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में जो टेट्रापैक संयंत्र है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। अब इस इंस्टीट्यूट की बात आई तो वो देख लेते हैं एनडीआरआई कहाँ पे है। तो जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो करनाल हरियाणा में है। और उसकी जो स्थापना हुई थी एनडीआरआई की, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो हुई थी 1955 में हुई थी एनडीआरआई की स्थापना। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में। आईसीआर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीआरआई 1955 करनाल हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात, नेशनल एनडीडीबी, एनडीडीबी, एनडीआरआई करनाल हरियाणा 1955, एनडीडीबी आनंद गुजरात, एनडीडीबी कहां पे है? आनंद गुजरात, आनंद गुजरात। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो डेयरी विकास है अपना, वो कहां पे है? आनंद गुजरात में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में 1955। और एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, वो कहां पे है? करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का, कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोड़बीड़ बीकानेर। जो भी अपने राजस्थान में सेंटर के इंस्टीट्यूट्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना कसवरी है, अविकानगर, मालपुरा, टोंक, एक अपना काजरिया जोधपुर 1959, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर 1959, यह इंपॉर्टेंट है। ऊंट वाला जोड़बीड़ बीकानेर इंपॉर्टेंट है। कश्वरी जो अविकानगर, मालपुरा, टोंक, भेड़ है, ऊन अनुसंधान संस्थान है, वो महत्वपूर्ण है। जो भी सेंटर के हैं राजस्थान में स्थित है, वो सारे कुछ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पे है? जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे कहां पे स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, कि दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी दूध के अंदर कमी पाई जाती है? तो वो कौन सा है? Fe। ये दूध में नहीं पाया जाता, दूध के अंदर Fe की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चीज इसी में मैं पूछ लेता हूं ऐसे ही, कि जो क्षारीय दूध होता है ना, क्षारीय प्रकृति का दूध, वो किसका होता है? बकरी का होता है। जो बकरी का दूध है ना, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो टीबी के रोगी है ना, टीबी, क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग के रोगियों के लिए लाभदायक होता है बकरी का दूध। ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप हुआ होता, मैं बता दूं कि टीबी के रोगियों के लिए अच्छा रहता है तो वो बकरी का दूध रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भर विधि में पिपेट में दूध की मात्रा कितनी लेते हैं? जो गर्भर विधि है, वसा परीक्षण की है, फेट ज्ञात करने की, उसमें पिपेट में जो दूध लेते हैं वो कितना लेते हैं? 10.75 ml। बहुत एग्जामिनर का फेवरेबल क्वेश्चन है, इसको डाल ही देता है कहीं ना कहीं। गर्भर विधि, दूध में वसा परीक्षण के लिए पिपेट में दूध लेते हैं 10.75 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज वसा परीक्षण, एक और चीज ब्यूटायरोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर किसके लिए होता है? वसा परीक्षण के लिए होता है। गर्भर विधि भी वसा के लिए है। पिपेट में 10.75 ml दूध की मात्रा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध में वसा पाई जाती है, दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है वो किसके रूप में पाई जाती है? दूध के अंदर वसा जो पाई जाती है वो पाई जाती है इमल्सन या पायस के रूप में। पायस, जिसको इमल्सन बोल सकते हैं अपन, इमल्शन के रूप में दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है ना, वो पायस या इमल्सन के रूप में जाई जाती है। जबकि वो प्रोटीन पाई जाती है ना, वो कोलाइड के रूप में पाई जाती है।
प्रोटीन जो पाई जाती है वो कोलाइड के रूप में पाई जाती है, और जो वसा पाई जाती है वो पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर का, कि पशुओं का दुग्ध जवर रोग है। जो पशुओं में जो दुग्ध जवर रोग होता है ना, दुग्ध जवर रोग, पशुओं का दुग्ध जवर रोग किसकी का कौन सा रोग है? उपापचयी रोग है। उपापचयी रोग है जो कैल्शियम की कमी से हो जाता है। एक चीज, पशुओं के रोग वगैरह अच्छे से देख के जाना, इनमें जो औषधियां है, कृमिनाशक कौन सा है, वामन उल्टी वाला कौन सा है ना, जीवाणु रोधी कौन सा है, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। बात कर लेते हैं जो उपापचयी रोगों में आता है दुग्ध जवर, जो कैल्शियम की कमी से हो जाता है, मेटाबॉलिक जो डिजीज है उनमें आता है। बोला ही नहीं जा रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, की गाय के खीस, जो कोलेस्ट्रम, खीस का मेन अवयव जो वो होता है ना, लक्ष्य क्या होता है, फायदा, कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता लाता है। ये चीज सबको पता है। अब मैं बात कर रहा हूं गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा। गाय के खीस में प्रोटीन कितना पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो अपना ये है वो है 32। गाय के खीस में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 17.5%। कितना पाया जाता है? 17.5%। अब साथ के साथ भैंस का भी बता देता हूं। भैंस के खीस में पाया जाता है 21.4%। भैंस के खीस में प्रोटीन पाया जाता है 21.4%, और गाय के में पाया जाता है 17.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आपको याद रखना। खीस का मेन काम क्या होता है? बच्चे को क्यों पिलाते हैं? क्योंकि यह उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी है? दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि, जो दूध निकालने की जो सबसे अच्छी विधि है, पूर्ण हस्त विधि है। एक होता है अंगूठा विधि, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस यूज रहते हैं अपन ज्यादा टाइम से, तो इसकी वजह से गांठ पड़ने का भय रहता है। एक होता है चुटकी या फिस्टिंग, जो छोटे पशु जो दूध जो वो होते हैं ना थन वाले, जैसे बकरी भेड़, उनमें काम में ली जाती है। भैंस वगैरह गाय वगैरह के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है ना पूर्ण हस्त विधि, या जो फुल हैंड मेथड होता है वो होता है पूर्ण हस्त विधि। क्वेश्चन पुटअप हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरी की गर्भावधि कितनी है? जो बकरी की गर्भावधि है वो कितनी है? तो वो है 149 से 150 दिन या 148 से, प्रॉपर बात करें 151 दिन। बकरी की कितनी है? 151 दिन। बकरी की गर्भावधि 151 दिन है। नेक्स्ट, इसी में मैं बात कर लेता हूं, गर्भावधि की बात आई तो गाय की 280 दिन और भैंस की 330 दिन। गाय की कितनी है? 280 दिन। 280 दिन के बाद में गाय बच्चा दे देती है। भैंस में कितने? 310 दिन, और बकरी में 151 दिन। एक चीज और याद रखना, गाय के झुंड को क्या बोलते हैं, गाय की फैमिली कौन सी है, गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं, बकरी के भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं। वो जो सारणी है ना, अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा। एक क्वेश्चन पशु के रोगों में से, और एक जो मर्दा वाला है ना आपके वो लवणीयता क्षारीयता का क्रम, उसमें जो है ना विनयमशील सोडियम की मात्रा, ईसी, पीएच की एक सारणी दे रखी होगी छोटी सी, कि गोदेराइज ने सोलन चाक बोला था, उसने क्या बोला था, गोदेराइज हिलमैन। उसमें से कंफर्म आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके केमिस्ट्री में भी या फिर एग्रीकल्चर में भी। तो ये चीजें कंफर्म करके जाना आप, ऐसा नहीं कि हाँ कर दूंगा। ये कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सारणी है वगैरह, सारा अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद मूसली की फैमिली कौन सी है? तो जो सफेद मूसली की फैमिली है वो है लिलिएसी। लिलिएसी सॉरी, सफेद मूसली की जो फैमिली है वो कौन सी है? लिलिएसी। सफेद मूसली की जो फैमिली है वो है लिलिएसी, और जो गुआर पाठा है ना उसी की भी लिलिएसी है। गुआर पाठे की भी यही है, लिलिएसी। सफेद मूसली का नाम क्या है वो भी बता देता हूँ, क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम। सफेद मूसली का नाम क्या है? क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम। और इसका जो यूज होता है, इसका कई चीज काम में लेते हैं। औषधीय पौधों में से क्वेश्चन कंपल्सरी है। क्या क्या पढ़ोगे? उनका नाम, उनकी फैमिली, उनकी कौन सी चीज काम में आती है। तो सफेद मूसली, क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम, लिलिएसी, कंदील जो जड़ है ना वो काम आई जाती है। और उसमें क्या पाया जाता है? सेपोनिन। सेपोनिन पाया जाता है। और सेकंड शिलाजीत, दूसरा शिलाजीत किसको बोलते हैं? सफेद मूसली को बोलते हैं। दूसरा शिलाजीत किसको बोलते हैं? सफेद मूसली को बोलते हैं। क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम जिसका नाम है, लिलिएसी फैमिली है। नेक्स्ट, सेपोनिन इसकी कंदील जड़ों में पाया जाता है। इसकी कंदील जड़ें ही यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
36 भारत के किस राज्य में फलोत्पादन अधिक होता है? भारत का कौन सा राज्य है जो फ्रूट प्रोडक्शन अधिक देता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक फल उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 तना कलम की लंबाई, जो तना कलम है उसकी लंबाई कितनी रखते हैं? 22.5 सेमी। कितनी रखते हैं? 22.5 सेमी रखते हैं। अचार में परीक्षण हेतु लवण की मात्रा, नमक कितना डालते हैं कि वो परीक्षित हो जाएगा? नमक द्वारा परीक्षित में कितना करते हैं? 15 से 20%। और चीनी में 65 से 70%। कैंडी वगैरह में चीनी के द्वारा किसी पदार्थ को प्रिजर्वेशन किया गया है तो 65 से 70% उसकी सांद्रता चाहिए। नमक की कितनी चाहिए? 15 से 20% चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि जेली बनाने हेतु सर्वोत्तम फल। जेली बनाने हेतु सर्वोत्तम फल, जेली के लिए होता है अधपके अमरूद। जेली बनाने के लिए अधपके अमरूद। अब जेली में वो इसकी खटास की मात्रा, एक चीज इसका जो तापमान होता है ना पकने का, वो कितना होता है? 105 डिग्री सेल्सियस। जेली और जैम का दोनों का 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पे लगभग पक जाती है। नेक्स्ट क्या बता रहा था मैं कि जेली के लिए सर्वोत्तम जो फल है वो है अधपके फल, अमरूद के फल है। इसमें कितना % खटास पाई जाती है, क्या pH होता है, वो सारी कुछ देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। जो राष्ट्रीय बागवानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो कहाँ पे है? गुड़गांव में। गुड़गांव, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव। तो ये लगभग कितने की हो गई मैं देख के बताता हूँ। क्लास आपको लगभग 1 घंटे की हो गई और 1 घंटे से कंटिन्यू इतनी तेज बोल रहा हूँ, मेरा गला पूरा सूख चुका है, तबीयत खराब है। अब इसका मतलब तभी निकलेगा इस मेहनत का, वो जो इसको 2 घंटे में बनाया है, इतनी चीज़ें मैंने बताई है। जब आप इसको पूरा देखोगे, मेरे को रेस्पॉन्स दोगे और इसको शेयर करोगे। बाकी आपकी इच्छा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू।